बच्चों अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था इलास्टिक कोलियन इन वन डायमेंशन। इस टॉपिक में हमने क्या क्या समझा था, मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज करा के फिर टॉपिक की तरफ चलता हूँ। हमने ये देखा था, लेट सपोज ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका नाम मैं रख देता हूँ एक्स एक्सिस। इस लाइन के ऊपर दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, एक का मास m1 है और एक का मास m2 है। दोनों सेम डायरेक्शन में सेम लाइन के ऊपर मूव करें। इनकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, लेट सपोज वो कितनी है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये इनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी है टकराने से पहले। जब ये आपस में टकराते हैं, टकराने के बाद m1 किधर मूव करता है, उसी लाइन के ऊपर, और m2 भी किधर मूव करता है, उसी लाइन के ऊपर। और टकराने के बाद की जो टोटल इनकी काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल है। तो अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएं तो ये कोलियन क्या कहलाती है, इलास्टिक कोलियन। और अगर टकराने से पहले जिस लाइन के ऊपर ऑब्जेक्ट मूव कर रहे थे, टकराने के बाद भी उसी लाइन के ऊपर मूव करते जाएं, तो बच्चों ये टॉपिक क्या था, इलास्टिक कोलियन इन वन डायमेंशन, जिसको बच्चों हम हेड ऑन कोलियन भी कह सकते हैं। लेकिन हर बार ऐसा तो नहीं होता कि दो ऑब्जेक्ट टकराने से पहले अगर एक लाइन के ऊपर मूव कर रहे थे तो टकराने के बाद भी उसी लाइन के ऊपर मूव करते जाएं। लिहाजा बच्चों आज हमने पढ़ना है इलास्टिक कोलियन इन टू डायमेंशन। मीन टकराने से पहले तो एक लाइन के ऊपर मूव कर रहे थे, लेकिन टकराने के बाद एक लाइन के ऊपर मूव नहीं करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, इलास्टिक कोलियन इन टू डायमेंशन। सो बच्चों मेरा नाम है दानियाल उमर और आप समझने जा रहे हैं इलास्टिक कोलियन इन टू डायमेंशन। बच्चों इलास्टिक कोलियन इन टू डायमेंशन को समझने से पहले आपको मैं याद करा दूं, इलास्टिक कोलियन कैसी कोलियन होती है। ऐसी कोलियन जिसमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या रहें, इक्वल रहें, सेम रहें, उसको हम क्या नाम देते हैं, इलास्टिक कोलियन। मीन अगर दोनों की टकराने से पहले टोटल काइनेटिक एनर्जी है 10 जूल और टकराने के बाद भी दोनों की काइनेटिक एनर्जी टोटल कितनी रहती है, 10 जूल, तो इनके दरमियान जो कोलियन हुई है बच्चों, ये क्या कहलाती है, इलास्टिक कोलियन। बच्चों इलास्टिक कोलियन हो या इन इलास्टिक कोलियन हो, जो कि हमने बाद में पढ़ना है, दो बातों का आपने ख्याल रखना है। इलास्टिक कोलियन में इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है, सेम होती है, और जो इनिशियल मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम भी वही होता है। क्या मतलब भाई, इलास्टिक कोलियन में टोटल काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है और टोटल मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। और ये मैंने आपको शुरू में बात बताई है पिछले लेक्चर में, चाहे कोलियन इलास्टिक हो या इन इलास्टिक कोलियन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलियन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलियन। चूँकि हम पढ़ें इलास्टिक कोलियन तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी और टोटल मोमेंटम भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इलास्टिक कोलियन इन टू डायमेंशन का क्या मतलब है। लेट सपोज बच्चों ये दोनों ऑब्जेक्ट टकराने से पहले एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे थे, मीन एक ही लाइन के ऊपर मूव कर रहे थे। अगर टकराने के बाद ये उसी लाइन के ऊपर अपनी मोशन को जारी नहीं रखते तो हम कहते हैं इनके दरमियान जो कोलियन हुई है ये टू डायमेंशनल कोलियन हुई है। और अगर टकराने से पहले और टकराने के बाद की टोटल काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम रहती है तो हम इसको क्या नाम देते हैं, इलास्टिक कोलियन इन टू डायमेंशन। तो बच्चों आपने ये बातें साथ में नोट करनी है। व्हेन टू balls moving along a line do not end up moving along same initial axis after elastic collision, then this is elastic collision in two dimensions। बच्चों क्या मतलब हो इस लाइन का, अगर दो ऑब्जेक्ट जो सेम लाइन के ऊपर मूव कर रहे हैं
इलास्टिक कोलिजन के बाद अगर ये उसी लाइन के ऊपर अपनी मोशन को जारी नहीं रखते तो ये क्या बन जाएगी, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। अब जो बातें कैलकुलेशन के लिए आपने याद रखनी है बच्चों, जब भी 2 डायमेंशन का जिक्र होगा, चाहे वो इलास्टिक कोलिजन में हो या इन इलास्टिक कोलिजन में हो, तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक्स एक्सिस के ऊपर अलग लगाते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर अलग लगाते हैं। फिर रिपीट कर दूं, कोलिजन बच्चों चाहे इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब लगाते हैं तो एक्स एक्सिस पे अलग लगाते हैं और वाई एक्सिस पे अलग लगाते हैं। किस केस में, 2 डायमेंशन के केस में। तो बच्चों पहले हम लगा देते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन बच्चों कोलिजन चाहे इलास्टिक हो, इन इलास्टिक कोलिजन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो लाजमी लगेगा। अगर 2 डायमेंशन में कोलिजन हुई है तो एक्स एक्सिस के ऊपर भी लगेगा और वाई एक्सिस के ऊपर भी लगेगा। इस बात को आपने याद रखना है बच्चों। मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस, हम बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा रहे हैं किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग। मीन दोनों ऑब्जेक्ट का टोटल मोमेंटम टकराने से पहले एक्स एक्सिस के अलोंग इक्वल होगा दोनों का मोमेंटम टकराने के बाद एक्स एक्सिस के अलोंग। तो बच्चों हम चलते हैं, पहले हम लिखते हैं दोनों का इनिशियल मोमेंटम एक्स एक्सिस की तरफ टकराने से पहले। तो बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, एक्स एक्सिस के अलोंग दोनों का जो इनिशियल मोमेंटम होगा और जो फाइनल मोमेंटम होगा वो आपस में इक्वल होंगे। तो पहले तो मुझे ये बताएं इन दोनों का एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल मोमेंटम कैसे फाइंड करें, मीन टकराने से पहले। तो क्या टकराने से पहले m1 एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा था, बिल्कुल कर रहा था। तो इसका मोमेंटम कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, किसी भी मैस का मोमेंटम कैसे फाइंड करते हैं, मैस को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मुझे m1 का मोमेंटम फाइंड करना है टकराने से पहले x एक्सिस की तरफ, तो मैं क्या करूँगा, m1 को उसकी वेलोसिटी v1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। m2 भी टकराने से पहले किधर जा रहा था, x एक्सिस की तरफ। तो बच्चों टकराने से पहले m2 का मोमेंटम क्या होगा, m2 को v2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ प्लस, तो बच्चों ये हो जाएगा x एक्सिस की तरफ दोनों का टोटल मोमेंटम टकराने से पहले। ठीक है, तो बच्चों ये है इनिशियल मोमेंटम, मीन टकराने से पहले का दोनों का मोमेंटम किस डायरेक्शन में, x एक्सिस के अलोंग। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो m1 इधर मूव कर जाता है किस डायरेक्शन में, उसके लिए बच्चों यहाँ पे हम लेंगे एंगल θ1, क्योंकि एंगल ही हमें किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। अगर ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा तो एंगल भी चेंज हो जाएगा। m2 जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसके लिए हम यहाँ पे लेंगे एंगल θ2। अब बच्चों बात को गौर से सुनो, यह है दोनों का टोटल मोमेंटम टकराने से पहले किधर, एक्स एक्सिस की तरफ। अगर दोनों मैसेज इधर मूव कर जाते हैं, मीन एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं मूव करते, तो एक उसका कंपोनेंट होगा एक्स एक्सिस की तरफ और एक इधर होगा वाई की तरफ। मैं आपको समझा दूं बच्चों, लेट सपोज आपने किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट बनाना सीखे थे। अगर हमारे पास यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स जो कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है थीटा, तो हम इसके कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, एक आगे की तरफ होगा इसका x कंपोनेंट और एक ऊपर की तरफ होगा इसका y कंपोनेंट, ऐसे है ना। तो बच्चों ये जो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका जो मोमेंटम है ना, जिसको मैं चले p1 कह देता हूँ, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस मोमेंटम p1 का एक x कंपोनेंट होगा और एक ऊपर की तरफ क्या होगा, y कंपोनेंट। इसी तरह करके m2 जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेट सपोज उसका मोमेंटम क्या है, p2। तो इस मोमेंटम का भी एक होगा x कंपोनेंट और एक क्या होगा, y कंपोनेंट। और वो लिखे कैसे जाते हैं, अगर मैं कहूँ f का x कंपोनेंट क्या होगा, तो आप लिखेंगे f मीन जिसका आपने x कंपोनेंट फाइंड करना है उसको cos थीटा से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। और जब आपने y कंपोनेंट फाइंड करना है तो फिर f को sin थीटा से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। उम्मीद है आपको याद होगा। अब ये जो p1 है ना, ये ऑब्जेक्ट m1 का मोमेंटम है टकराने के बाद, मतलब कि m1 v1 प्राइम, और p2 बच्चों क्या है, m2 का मोमेंटम है टकराने के बाद, मतलब कि m2 v2 प्राइम। तो ज़रा देखिए, ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है p1 मोमेंटम, आगे की तरफ हो जाएगा बच्चों इसका x कंपोनेंट और ऊपर की तरफ हो जाएगा इसका y कंपोनेंट।
इसी तरह करके ये जो हमारे पास m2 का मोमेंटम है p2, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आगे की तरफ इसका भी क्या हो जाएगा, x कंपोनेंट, और नीचे की तरफ हो जाएगा इसका y कंपोनेंट। अभी हम सिर्फ बात करेंगे x कंपोनेंट की, क्योंकि हम मोमेंटम कंजर्वेशन ले रहे हैं अलोंग x एक्सिस। तो बच्चों ये था दोनों का मोमेंटम टकराने से पहले अलोंग x एक्सिस। अब देखते हैं दोनों का टकराने के बाद x एक्सिस के अलोंग मोमेंटम क्या होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए ज़रा, अगर मुझे इस मोमेंटम का x कंपोनेंट फाइंड करना है तो मैं इस मोमेंटम को मतलब कि m1v1 प्राइम को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, cos θ1 से। ऐसे ही है ना, जैसे मैंने कहा था फोर्स का अगर आपने x कंपोनेंट फाइंड करना है तो इस फोर्स को cos θ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अगर आपने P1 मोमेंटम का x कंपोनेंट फाइंड करना है तो P1 मोमेंटम मतलब कि m1v1 प्राइम को cos θ1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं प्लस। ये तो हो गया हमारे पास m1 का टकराने के बाद मोमेंटम अलोंग x एक्सिस। अब m2 का टकराने के बाद मोमेंटम अलोंग x एक्सिस क्या होगा। अब देखिए ज़रा, उसी तरह करके अगर m2 का x एक्सिस के अलोंग मोमेंटम लेना है तो जो m2 का मोमेंटम है उसको cos θ2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब कि x कंपोनेंट के लिए आप क्या लगाते हैं, cos θ, और y कंपोनेंट के लिए क्या लगाते हैं, sin θ। तो अभी सिर्फ x कंपोनेंट की बात हो रही है। तो ये जो मोमेंटम है इसका x एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो क्या बन जाएगा, m1v1 प्राइम cos θ1, और ये जो मोमेंटम है इसका x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा, m2v2 प्राइम cos θ2। तो बच्चों ये हमारे पास क्या हो गया, टोटल मोमेंटम। ये देखिए, टोटल मोमेंटम इनिशियल टकराने से पहले अलोंग x एक्सिस, और फिर हो गया टोटल मोमेंटम फाइनल अलोंग x एक्सिस। अब इसी तरह करके बच्चों हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। बच्चों जागते रहें, शाबाश। मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे किधर, अलोंग y एक्सिस। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर रिपीट कर दूँ कि जब हम 2 डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम x एक्सिस पे अलग लगाते हैं और y एक्सिस पे अलग लगाते हैं। तो बच्चों ये तो हमने लगा दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग x एक्सिस। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग y एक्सिस। तो ये बच्चों आपने थोड़ा सा ध्यान से समझना है, क्या टकराने से पहले दोनों y एक्सिस के अलोंग मोशन कर रहे थे, बिल्कुल भी नहीं। ये तो सिर्फ प्योर x एक्सिस की तरफ मूव कर रहे थे। तो टकराने से पहले m1 का y एक्सिस की तरफ मोमेंटम कितना, 0, क्योंकि ये तो y एक्सिस की तरफ मूव ही नहीं कर रहा। टकराने से पहले m2 का y एक्सिस के अलोंग मोमेंटम कितना होगा, वो भी 0, क्योंकि टकराने से पहले दोनों सिर्फ x एक्सिस की तरफ जा रहे थे, y एक्सिस की तरफ नहीं जा रहे थे। तो दोनों का इनिशियल मोमेंटम, टकराने से पहले का मोमेंटम y एक्सिस की तरफ कितना हो गया, 0। अब बच्चों आगे ज़रा ध्यान से समझें। टकराने के बाद m1 इधर जा रहा है, मीन एक होगा इसका x कंपोनेंट और एक होगा इसका y कंपोनेंट। x कंपोनेंट तो मैंने आपको बता दिया, साथ में इसके क्या लगा देंगे, cos θ1। और y कंपोनेंट कैसे फाइंड करते हैं, अगर मैं कहूँ f का y कंपोनेंट क्या होगा तो आप कहेंगे f sin θ। मीन y कंपोनेंट फाइंड करने के लिए हम कौन सी रेशो इस्तेमाल करते हैं, sin θ1। तो बच्चों ये हमारे पास है m1 का मोमेंटम टकराने के बाद, तो इसका एक होगा x कंपोनेंट और एक होगा y कंपोनेंट। तो θ1 के सामने y कंपोनेंट कैसे फाइंड करेंगे, इस मोमेंटम को मतलब कि m1v1 प्राइम को sin θ1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो बच्चों ये क्या है, ये m1 का मोमेंटम है टकराने के बाद, किधर, y एक्सिस के अलोंग। तो हम इसको लिख लेंगे बच्चों, m1v1 प्राइम sin θ1। अब बच्चों आगे चलते हैं। m2 टकराने के बाद इधर मूव कर रहा है, तो एक होगा इसका x कंपोनेंट और एक होगा इसका नीचे की तरफ y कंपोनेंट। x कंपोनेंट फाइंड करने के लिए मैंने आपसे क्या कहा था, m2v2 प्राइम के साथ क्या लगा देंगे, cos θ2, और θ2 के सामने y कंपोनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस मोमेंटम मीन m2v2 प्राइम के साथ हम क्या लगा देंगे, sin θ2। तो ये क्या है बच्चों, ये फाइनल मोमेंटम है m2 का टकराने के बाद, किधर, y एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, m2v2 प्राइम sin θ2।
अब इम्पोर्टेंट बात, बच्चों जो m1 का y कंपोनेंट है ऊपर की तरफ है मोमेंटम का, और m2 का मोमेंटम का जो y कंपोनेंट है वो नीचे की तरफ है। दोनों मोमेंटम एक दूसरे के अपोजिट हैं, लिहाजा यहाँ पे हम बच्चों क्या लगा देंगे, माइनस। अब बच्चों इसको यहीं बेशक छोड़ दें या माइनस का टर्म इधर आके प्लस कर दें, आपकी मर्ज़ी है। तो ये बच्चों हमने लगाया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग x एक्सिस, और ये लगाया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग y एक्सिस। तो बच्चों जब भी हमारे पास 2 डायमेंशनल मोशन होगी तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम 2 बार लगाएंगे, एक बार x एक्सिस की तरफ और एक बार y एक्सिस की तरफ। अब अगली बात बच्चों, चूँकि ये इलास्टिक कोलियन है, इसमें मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा x एक्सिस की तरफ भी y एक्सिस की तरफ भी, इसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। इसका क्या मतलब कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वो इक्वल होगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के। और काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं किसी भी मास की, 1/2 मैस इंटू उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर, यही तो है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। बच्चों टकराने से पहले m1 की और m2 की जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, 1/2 इसका मास इसकी वेलोसिटी का स्क्वायर। इसकी कैसे फाइंड करेंगे काइनेटिक एनर्जी, 1/2 इसका मास इसकी वेलोसिटी का स्क्वायर, और ये प्लस लगाने का मतलब क्या है कि दोनों की टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, मतलब कि टकराने से पहले। अब अगली बात थोड़ी इंपॉर्टेंट बच्चों, काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके कंपोनेंट नहीं बनाए जाते, इसमें डायरेक्शन नहीं देखी जाती, इसमें ये नहीं देखा जाता कि x कंपोनेंट कितना है y कंपोनेंट कितना है, क्योंकि कंपोनेंट हमेशा वेक्टर के बनाए जाते हैं। तो इसकी फाइनल दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये m1 इधर मूव कर रहा है किस वेलोसिटी के साथ, v1 प्राइम के साथ, तो टकराने के बाद m1 की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/2 m1 और उसकी फाइनल वेलोसिटी v1 प्राइम का स्क्वायर। इसमें कंपोनेंट नहीं बनाए जाएंगे, मोमेंटम फोर्स वेलोसिटी के कंपोनेंट बनाते हैं क्योंकि वो वेक्टर्स हैं। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, इसमें कंपोनेंट नहीं बनाए जाएंगे। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी m1 की क्या होगी, 1/2 इसका मास इसकी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर। m2 की फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 m2 का मास इसकी फाइनल वेलोसिटी बच्चों क्या थी, v2 प्राइम, बन जाएगा v2 प्राइम का स्क्वायर, और प्लस लगाने का मतलब दोनों की टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलियन। सो बच्चों ये क्या है, दोनों की टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलियन, ये क्या है, दोनों की टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलियन, और ये आपस में क्या रहते हैं, सेम, इक्वल। यही तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब इसके रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल भी कर देते हैं ताकि इस टॉपिक को मज़ीद अच्छी तरह हम समझ सकें। बच्चों क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं जिसमें एक का मास 5 किलोग्राम है, जो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 4.5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। ये इस ऑब्जेक्ट से टकराता है जो कि रेस्ट पे है, और इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 2.5 किलोग्राम। टकराने के बाद m1 इधर मूव कर जाता है, m2 इधर मूव कर जाता है। m1 की जो डायरेक्शन x एक्सिस के साथ बनती है θ1 वो है 30 डिग्री। m2 जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसका एंगल बच्चों कितना है, 30 डिग्री। तो हमने फाइंड करना है टकराने के बाद m1 की वेलोसिटी क्या होगी और टकराने के बाद m2 की वेलोसिटी क्या होगी। मतलब कि हमने फाइंड करना है v1 प्राइम एंड v2 प्राइम। तो बच्चों देखिए ज़रा, टकराने से पहले तो ये एक लाइन के ऊपर थे, टकराने के बाद ये एक लाइन के ऊपर अपनी मोशन जारी नहीं रख रहे, तो ये क्या हो जाएगी, 2 डायमेंशनल कोलियन। अब 2 डायमेंशनल कोलियन चाहे इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो, मैंने आपसे ये कहा था कि उसके ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग x एक्सिस अलग लगाएंगे और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग y एक्सिस अलग लगाएंगे। तो बच्चों पहले हम बात कर देते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग x एक्सिस। मीन इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। m1 की बच्चों वैल्यू कितनी है, 5, और v1 उसकी वेलोसिटी कितनी है, 4.5, और बच्चों m2 रेस्ट पे है, मीन उसकी वेलोसिटी टकराने से पहले कितनी है, 0। उसके बाद m1 बच्चों कितना है, 5 किलोग्राम। टकराने के बाद इसकी जो वेलोसिटी है ना v1 प्राइम, ये मुझे फाइंड करनी है, तो ये वैसी रहेगी। और बच्चों कॉस के साथ जो एंगल θ1 है वो कितना है, 30 डिग्री, प्लस m2 बच्चों m2 कितना है, 2.5 किलोग्राम,
और टकराने के बाद जो इसकी वेलोसिटी है v2 प्राइम ये वैसी रहेगी, क्योंकि ये तो मुझे फाइंड करनी है। और साथ में क्या आ गया cos थीटा 2 भी बच्चों कितना है 30 डिग्री। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, 5 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 22.5 आ जाएगा, 0 गया, 5 इंटू v1 प्राइम। और बच्चों cos 30 डिग्री कितना होता है 0.867 प्लस 2.5 इंटू v2 प्राइम और cos 30 डिग्री फिर कितना हो जाएगा 0.867। ये बच्चों इक्वेशन नंबर 1 होगी, क्योंकि इसमें v1 प्राइम भी आ रहा है जो हमने फाइंड करना है और v2 प्राइम भी आ रहा है जो हमने फाइंड करना है। तो इसको यहीं पे छोड़ दें, ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों हम लगाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग y एक्सिस। ये वाला इनिशियल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस कितना 0, क्योंकि शुरू में ये y एक्सिस के अलोंग नहीं मूव कर रहे थे। उसके बाद फाइनल मोमेंटम बच्चों इनका ये है अलोंग y एक्सिस। तो बच्चों m1 की जगह क्या आ जाएगा 5 किलोग्राम और v1 प्राइम हमें फाइंड करना है। उसके बाद साइन थीटा 1 बच्चों कितना है 30 डिग्री। उसके बाद माइनस m2 बच्चों कितना है 2.5 और v2 प्राइम हमने फाइंड करना है और साइन थीटा 2 बच्चों वो भी कितना है 30 डिग्री। अब ये टर्म इधर आके प्लस कर दे तो बच्चों ये क्या हो जाएगी 2.5 v2 प्राइम और बच्चों साइन 30 डिग्री कितना होता है 0.5। इसी तरह करके यहाँ पे क्या रह जाएगा 5v1 प्राइम और साइन 30 डिग्री कितना होता है 0.5। तो बच्चों 0.5 से 0.5 कैंसिल। अब एक काम करते हैं v1 प्राइम की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 1 में लगाते हैं। तो 5 इधर आके डिवाइड कर लें तो हमारे पास आएगा 0.5 और साथ में क्या बच गया v2 प्राइम। तो बच्चों लेट सपोज ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। अब दो इक्वेशन है तो हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 से v1 प्राइम की वैल्यू किस में लगा देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो वहाँ से क्या निकलेगी v2 प्राइम, वो v2 प्राइम की वैल्यू हम लगा देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो किसकी वैल्यू आ जाएगी v1 प्राइम की और न्यूमेरिकल हो जाएगा सोल्व। सो बच्चों जल्दी से हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। हमने क्या फाइंड करना था v1 प्राइम एंड v2 प्राइम। तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग x एक्सिस लगाया, इक्वेशन 1 बन गई। अलोंग y एक्सिस लगाया, इक्वेशन 2 बन गई। यहाँ पे जो v1 प्राइम है 0.5 इंटू v2 प्राइम, ये वैल्यू हम कहाँ पे लगाएंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो बच्चों लेफ्ट साइड वैसी रहेगी 22.5 इज इक्वल टू 5। ये देखें ज़रा v1 प्राइम की जगह हम क्या लगा देंगे 0.5 v2 प्राइम और ये साथ में 0.867 वैसे रहेगा। उसके बाद बच्चों क्या आ रहा है प्लस 2.5 आगे लिखा हुआ है v2 प्राइम, ये वैसे रहेगा क्योंकि ये तो हमने फाइंड करना है और साथ में लिखा हुआ है 0.867। बच्चों राइट हैंड साइड को सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास ये आता है 4.33 v2 प्राइम। इसको सिंपलीफाई कर लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें इससे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, दोनों को आपस में ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आता है 4.33 v2 प्राइम। अब हमने फाइंड करना है बच्चों v2 प्राइम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे 22.5 उसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा 4.33। सो बच्चों यहाँ से कैलकुलेशन से हमारे पास आंसर आएगा v2 प्राइम इज इक्वल टू 5.2 मीटर पर सेकेंड। टकराने से पहले m2 रेस्ट पे था, जब m1 इससे टकराएगा तो टकराने के बाद m2 किस वेलोसिटी से मूव करने लग जाएगा 5.2 मीटर पर सेकेंड। अब ये v2 प्राइम की वैल्यू हम लगा देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। सो बच्चों देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर आता है, यहाँ पे कर लेते हैं। सो v1 प्राइम इज इक्वल टू 0.5 इंटू v2 प्राइम, उसकी वैल्यू बच्चों हमने क्या निकाली है 5.2। सो बच्चों हमारे पास आंसर आएगा 2.6 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या है v1 प्राइम। टकराने से पहले m1 किस वेलोसिटी से आ रहा था 4.5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। जब इससे टकरा के इधर जाएगा तो कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा 2.6 मीटर पर सेकंड। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि साबित करो इनके दरमियान जो कुलियन हुई है ये इलास्टिक है, तो क्या करेंगे? दोनों की टोटल काइनेटिक एनर्जी लेंगे टकराने से पहले और दोनों की काइनेटिक एनर्जी लेंगे टकराने के बाद। अगर इनकी वैल्यूज़ आपस में इक्वल आ गई
तो हम कहते हैं वाकई इनके दरमियान जो कुलियन है वो कैसी है, इलास्टिक। फिर सुन लें, अगर ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि साबित करो इन दोनों के दरमियान जो कुलियन हुई है ये कैसी कुलियन है, इलास्टिक, तो आप पहले चेक करेंगे इनकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। कैसे भाई, टकराने से पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी, मतलब कि 1/2 m1v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। m1 की वैल्यू भी है, v1 की वैल्यू भी है, v2 चूँकि ज़ीरो है तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो, बाकी क्या बच गया 1/2 m1 v1 स्क्वायर। सो बच्चों इसमें जब आप वैल्यू लगाते हैं आपके पास आंसर आता है तकरीबन 51 जूल। यह है दोनों की टोटल काइनेटिक एनर्जी टकराने से पहले। और अगर टकराने के बाद की अगर आपने फाइंड करनी है इनकी काइनेटिक एनर्जी, तो बच्चों उसका फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगी, 1/2 m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 प्राइम स्क्वायर। प्राइम का मतलब क्या है, टकराने के बाद की वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी टकराने के बाद की है तो काइनेटिक एनर्जी भी टकराने के बाद की मिलेगी। अब m1 की वैल्यू आपको पता है, v1 प्राइम की वैल्यू भी आपको पता चल चुकी है, तो ये सारी वैल्यू वहाँ लगाएं। m2 की वैल्यू भी आपको पता कितनी है, 2.5, v2 प्राइम भी पता चल चुका है कितनी है, 5.2। इन सारी वैल्यू को यहाँ पे लगाने के बाद सिंपलीफाई करें तो आंसर आएगा तकरीबन 51 जूल। तो ज़रा गौर से देखें, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों की कितनी थी, 51 जूल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी टकराने के बाद भी कितनी है, 51 जूल। लिहाजा इन दोनों के दरमियान जो कुलियन हुई है ये कैसी कुलियन थी, इलास्टिक कुलियन। इलास्टिक कुलियन में क्या होता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी टकराने से पहले इक्वल होती है टोटल काइनेटिक एनर्जी टकराने के बाद। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।